गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 का पाठ 2 लहसा की ओर पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक है राहुल साकृत्यान। राहुल साकृत्यान जी का जन्म 1893 में आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। राहुल साकृत्यान, इनका ये नाम बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात रखा गया। इनका मूल नाम था केदार पांडे। बचपन से ही इन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए इन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके पश्चात इनका नाम राहुल साकृत्यान पड़ा। राहुल साकृत्यान जी महापंडित थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी सहित अनेक भाषाओं को जानते थे। इसीलिए तो इन्हें महापंडित कहा गया है। इस महापंडित बौद्ध भिक्षुक राहुल साकृत्यान जी यानी केदार पांडे जी का निधन 1963 में हुआ। राहुल साकृत्यान जी ने अनेक साहित्यिक विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भागों में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर 150 से भी अधिक रचनाएं लिखी है और इन्होंने कई प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। प्रस्तुत पाठ लहसा की ओर में राहुल साकृत्यान जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का यात्रा वृत्तांत लिखा है। ये उनके यात्रा वृत्तांत का एक अंश है, जब उन्होंने लहसा और तिब्बत की यात्रा की थी। ये यात्रा उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात यहाँ के जो बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर लहसा में, तिब्बत में और यहाँ के आसपास में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक है और यहाँ पर लामा हैं और कई बौद्ध धर्म हैं, कई बौद्ध धर्मों से संबंधित ग्रंथ हैं। तो इन सब को पढ़ने और यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के लिए ही राहुल जी ने ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में उनके साथ उनके गाइड के रूप में जो उनके एक मित्र थे
जो स्वयं भी बौद्ध भिक्षुक थे और इसी स्थान के, वो लहसा और तिब्बत के स्थान, यहीं पर वो रहने वाले थे, यहीं के वो रहने वाले थे। और इस यात्रा में उन्हें मार्गदर्शन कर रहे थे, उनके गाइड थे, ठीक है, जिनका नाम था सुमति। तो लेखक जो है ये यात्रा उन्होंने भिकमंगों के वेश में की थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो वेश बदलकर ये यहाँ की यात्रा कर रहे थे। तो लेखक ने अपनी इस लहसा की और जो यात्रा वृतांत है उसमें उन्होंने यहाँ के कई दुर्गम, कठिन, बीहड़ रास्तों का पार करके जो है वो अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। और उन्होंने इन स्थानों का बहुत ही सहज और सरल भाषा में वर्णन किया है, जिसे पढ़कर हमें इसमें और जानने की रुचि पैदा होती है। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि इस यात्रा वृतांत में लेखक बताते हैं कि उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा भिकमंगों के वेश में की थी। तो लेखक ने यात्रा बहुत पहले तब की थी जब फरी कलिटपोल का रास्ता नहीं बना था, जो नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है, लहसा की ओर जाने का रास्ता है। इसी लेखक ने नेपाल और तिब्बत के द्वारा, नेपाल, तिब्बत और फिर लहसा की ओर जो है उन्होंने ये यात्रा की थी। ठीक है, तो नेपाल के रास्ते में तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था और ये सैनिक रास्ता भी था। जिस रास्ते से लेखक ने यात्रा की थी उस रास्ते को लेखक ने मुख्य रास्ता कहा है। और अभी जो कलिट फडोद का जो रास्ता है वो उस समय नहीं बना था और इस रास्ते से ही नेपाल, तिब्बत और भारत में व्यापारी जो थे इसी रास्ते से आया जाया करते थे। और यहाँ पर जो है इस रास्ते के दोनों किनारे पर जो है सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें चीनी सैनिक रहा करती थी। ठीक है, और लेखक जब यहाँ पर यात्रा किए थे उस समय ये चीनी सैनिक जो है यहाँ से जा चुके थे और ये जो सैनिकों को रहने के लिए जो किले थे, जो चौकियाँ थी, जो मकान थे, वो अब खाली हो चुके थे। इसी वजह से वहाँ के स्थानीय लोग जो किसान थे उन्होंने यहाँ पर अपना घर बसा लिया था। इन खाली पड़े किलों में, मकानों में जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो किसान थे वो रहने लगे थे। और लेखक जो है अपनी यात्रा यहीं से आरंभ करते हैं और इसीलिए लेखक ने इस रास्ते को मुख्य रास्ता कहा है। ठीक है, तो तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था और इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था और कई फौजियां मकान थे वो गिर चुके थे। तो लेखक जो है इसी रास्ते से जो है अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर जो है जाति पाति का भेदभाव नहीं था। ठीक है, और छुआछूत का भेदभाव नहीं था और पर्दा प्रथा नहीं थी, अमीर गरीब नहीं था। पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत, अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन ये लेखक राहुल सातयान जी या केदार पांडे जी भारत की जो परिस्थिति है उस समय 1930 के आसपास भारत में कई तरह की कुरीतियाँ थी। वो थी
पर्दा प्रथा थी, औरतें जो है पर्दा करती थी और छुआछूत था, जाति पाति माना जाता था, ऊंच नीच माना जाता था। लेकिन उसके मुकाबले में तिब्बत में इस तरह की कोई प्रथा नहीं थी। यहाँ के लोग ज़्यादा आधुनिक विचार के माने जाएंगे भारत के मुकाबले में। भारत में ये दकियानुसी, कट्टरता, पिछड़ापन था, लेकिन यहाँ के लोगों में पर्दा प्रथा नहीं थी, जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं माना जाता था। तो भारत के मुकाबले में यहाँ पर ये उन्नत था, ठीक है। और लेकिन लेखक भारतीयों को जो है यहाँ पर यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसी वजह से लेखक जो है भिखमंगों के वेश में आए थे। फिर भी इन्हें किसी के भी घर में अंदर तक जाने की अनुमति मिल जाती है। लेखक ये बताते हैं कि लोग जो है चोरी के डर से बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को, गरीब भिखारियों को अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन जो यात्री हैं उन लोगों को अनेक तरह की असुविधाएं थी। बिहड़ रास्ता था, सुनसान इलाका था, पहाड़ी इलाका था। इसके साथ साथ कुछ सुविधा ये थी कि वहाँ पे स्थानीय लोगों के किसी के भी घर में जाकर आप अपने पास से अपनी ज़रूरत की चीज़ें, यदि आपके पास सामान हो, यानी चाय बनवानी है तो आपके पास दूध, चाय पत्ती, चीनी अगर है तो आप किसी के भी घर में जाकर अपने लिए ये चीज़ें बनवा सकते थे। या आपको कोई खाने की चीज़ें हैं और आपके पास सामान उपलब्ध है तो आप वो चीज़ें बनवा कर अपने लिए खा सकते थे, क्योंकि उस समय जो है ना तो वहाँ पर कोई दुकानें थी, ना तो कोई होटल्स थे, ना कहीं यात्रियों को ठहरने की कोई जगह नहीं थी। इसीलिए किसी के भी घर में आप अपना समय बिता सकते थे, ठीक है। तो लेखक बताते हैं कि यहाँ अनेक असुविधाएं थी, लेकिन साथ साथ ये भी सुविधा थी कि आप अपने तरफ से सामान देकर किसी के भी घर जाकर जो है वो अपने लिए सामान बना सकते थे, या फिर खुद स्वयं जाकर भी उनके पास चूल्हे में अपने लिए सामान बना सकते थे। ये वहाँ पर सुविधा थी, ठीक है। तो कोई घर में घुसने नहीं देता था। अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर तक जाकर अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने पास से सामान दे सकते और बनवा सकते थे। घर की औरतें उसे बना देती थी। यदि आप कुछ और भी बनवाना चाहते हैं तो वो बना देती थी, ठीक है। तो ये थी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था। लेखक की यात्रा जो आरंभ होती है वो कहाँ से, देखते हैं। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई। उस समय एक तिब्बती आदमी जो है वो टैक्स मांगने के लिए आता है, राहदारी मांगने के लिए आता है, और लेखक के पास एक चिट्ठी होती है, एक स्लिप होता है, वो उसे दे देते हैं और उनको तिब्बत में यात्रा करने की अनुमति मिल जाती है। लेखक के साथ उनके मित्र सुमति थे। मैंने बताया आपको कि वो सुमति भी जो है बौद्ध भिक्षुक थे, और लेखक को इस यात्रा में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, उनके वो गाइड थे। वो उन्हें जो है बौद्ध धर्म के मंदिरों में लेकर जाते थे, ठीक है, उनको रास्ता बताते थे। रास्ता जो उनको जो है कोई असुविधा ना हो इसका वो ध्यान रखते थे, ठीक है। तो इस समय जो है लेखक और सुमति और उनके कुछ मित्र जो है वो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो है ये लोग जो है वो वहाँ पर आगे जाने का, जो प्रवेश करने का जो टिकट था वो उन्हें दे देते हैं, और उसके बाद वो जो है आगे की यात्रा अपनी आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो है सुमति क्योंकि वहीं के रहने वाले थे, और इस वजह से जो है लेखक को यहाँ पर कई सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। सुमति के जान पहचान वाले लोग थे, और इस वजह से जो है लेखक को वहाँ पर यात्रा करने में जो है किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। अब जो है लेखक अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, और ये यात्रा जो है वहाँ के सबसे बीहड़, जो समुद्र तल से लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था, और वो स्थान था डांडे, जो
काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण कई कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ता है। तो आज के पाठ में स्टूडेंट्स हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगला जो भाग होगा इसमें हम लेखक के साथ डांडी की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।